जब मैंने फार्म्स में जाकर मेंढक देखना शुरू किया, ज़्यादातर लोगों को लगा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। लोग कहते थे आपको यहाँ मुश्किल से 5-6 कॉमन स्पीशीज़ मिलेंगे, फार्म्स में इससे ज़्यादा क्या मिलेगा। हम 180 प्लांटेशंस गए अक्रॉस कर्नाटका। मुझे उम्मीद थी कि इन प्लांटेशंस में हमें 15 स्पीशीज़ तक मिलेंगी, लेकिन जब डेटा जमा हुआ और हमने अपने ही काम को ठीक से देखा, तो पाया कि अकेले कूर्ग के प्लांटेशंस में हमें लगभग 36 स्पीशीज़ मिल चुकी थी। कितना प्यारा झरना है। वो क्या है? पीछे हटो, पीछे हटो। अगर आप आसमान में उड़ते हुए नीचे ज़मीन पर कोई प्लांटेशन देखोगे, तो ये आपको किसी जंगल सा दिखाई देगा। तरह तरह के पेड़ों की एक घनी कैनोपी दिखेगी, मानो एक बड़ी फूल गोभी हो। लेकिन जब आप अंदर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि किसी जंगल में नहीं, बल्कि एक प्लांटेशन में है। इसी को कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट। ये जंगल जैसा दिखता है, लेकिन होता है प्लांटेशन। जैसा कि मैंने पहले कहा, एग्रो फॉरेस्ट को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। इसलिए हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतनी बायोडाइवर्सिटी मिलेगी कि उसे कॉन्जर्वेशन लैंडस्केप माना जा सके। लेकिन अब हमारे डेटा ने दिखा दिया है कि ऐसा नहीं है, यहाँ असीम बायोडाइवर्सिटी है। ए शिवू, यहाँ आओ, ये देखो। निक्टिबोट्राकस सैंक्टिपैलेस्ट्रिस के अंडे हैं। ओके तुम्हें पता है, हमने कुछ हफ्ते पहले भी ये देखे थे। ओके यहाँ बहुत ज़्यादा अंडे हैं, 19 हैं। ओके आई वंडर इनके माँ बाप में से कोई आसपास होगा क्या। ओह मेंढक की कुछ स्पीशीज़ इतनी डोमिनेंट होती है, मतलब उनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि वो कॉफ़ी प्लांटेशंस में लगभग सारी जगह घेर लेते हैं। इससे दूसरी कम पाई जाने वाली स्पीशीज़ के लिए जगह ही नहीं बचती। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्लांटेशन की देखभाल जितनी अच्छी तरह से की जाए, इस तरह का डोमिनेंस उतना ही कम है। मतलब ऐसे प्लांटेशंस में अनकॉमन, यहाँ तक कि दुर्लभ स्पीशीज़ को भी भरपूर जगह मिल जाती है। अगर आप एक रबर प्लांटेशन में जाएंगे और सैकड़ों मीटर भी चलेंगे, तो आपको सिर्फ एक ही स्पीशीज़ के पेड़ दिखेंगे। रबर, रबर और सिर्फ रबर। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ सब कुछ एक जैसा है। इसका मतलब है यहाँ मिलने वाले मेंढक भी एक जैसे ही हैं। बस 2 या 3 स्पीशीज़ के मेंढक मिलते हैं, बाकी सब इतने दुर्लभ हैं कि आपको कभी दिखते ही नहीं। तो हाँ, एग्रो फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तभी जब उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाए। हमारा काफ़ी सारा काम रात को होता है। ये एक ऐसी बात है जो कई वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट को भी डरावनी लगती है, क्योंकि रात में आपको अपनी टॉर्च की रोशनी से परे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ बहुत से बड़े जानवर हैं। इसलिए जब हम रात को इन प्लांटेशंस में काम कर रहे होते हैं, तो बेशक हमें तो डर लगता ही है, लेकिन हमें यहाँ काम की परमिशन देने वाले प्लांटेशन ओनर्स और जिनसे हमारा अचानक सामना होता है, उन लोगों को भी डर लगता है। ये तो शुक्र है नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन का कि हम जिंदा हैं और इतनी मुश्किल हालातों में भी सेफली काम कर पा रहे हैं। वो हाथियों को ट्रैक करते हैं और हर शाम हमें एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं कि हाथी कहाँ है। लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ बचकाना घटनाएं हुई हैं। हमारी टीम के 2 सदस्य फील्ड में हमारे साथ थे, टीम मेंबर्स थे, और वो ये काम पहली बार कर रहे थे। पता चला कि वो बिना काम खत्म किए वापस आ गए और कारण बताया कि वहाँ एक हाथी है। लेकिन जब मैं उनके साथ गई, एक दूसरे प्लांटेशन में, दूसरे फार्म में, तो समझ आया कि हर टहनी, हर पत्ते के गिरने पे वो कूद पड़ते थे कि हाथी, हाथी, भागो।
ओह, लुटियोलस का बच्चा अभी आया है अंडे से बाहर। इन मेंढकों के टैडपोल्स नहीं होते। इन अंडों से सीधा बेबी फ्रॉग्स निकलते हैं। छोटा सा है ना, काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इसकी आँख को ध्यान से देखो, आँखों के चारों तरफ एक ब्लू रिंग है। लास्ट टाइम जब तुम आए थे, लैटरलिस के बच्चे दिखे थे? हाँ, हमने देखे थे। तो शायद कुछ हफ्ते पहले ही बाहर आए होंगे। जब हमने 2013 में पहली बार कर्नाटका में एम्फीबियन प्रोजेक्ट की शुरुआत की, तब इन पर ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी। हमें रिसर्च पेपर्स पर निर्भर रहना पड़ता था, जिनमें इनका उतनी बारीकी से वर्णन नहीं होता, जिसके ज़रिए आप उन्हें फील्ड में पहचान सकें। इस वक्त टेम्परेचर 20.3 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी 100% दिखा रहा है। लेकिन हुआ ये कि हमारे ग्रुप में कुछ बर्डर्स थे। वो अक्सर किसी जगह पहुंचकर सबसे पहले अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। जब हमने भी उनकी तरह सुनना शुरू किया, तब हमें एहसास हुआ कि असल में आप सिर्फ उनकी आवाज़ से ही हर स्पीशीज़ को साफ साफ पहचान सकते हैं। इस पॉइंट पे आई थिंक माइक्रोहाइला, क्लिनोटार्सिस, इंडोसिल्विराना, यूफिलिक्टिस, मुझे लगता है कम से कम 9 स्पीशीज़ तो आराम से आवाज़ कर रही हैं। लगभग सभी मेंढक कम्युनिकेट करने के लिए साउंड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डांसिंग फ्रॉग्स इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो विजुअल कम्युनिकेशन का, इशारों का इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि वो इन शोर भरे झरनों में रहते हैं। उनकी आबादी भी घनी होती है, इसलिए अगर बहुत सारे मेंढक एक साथ चिल्लाने लगें, तो उनके और झरनों के इस शोर में वो एक दूसरे को सुन ही नहीं पाएंगे। तो वो कम्युनिकेशन का एक अलग तरीका अपनाते हैं। हवा में अपने पैर को उठाकर उन्हें हिलाकर कहते हैं, ए, ये मेरा इलाका है, यहाँ नहीं आना। और शायद वो इसका इस्तेमाल अपने साथी को लुभाने के लिए भी करते हैं। तो बेसिकली अब वो बार बार ज़मीन पर आते रहेंगे और फिर मादा मेंढक गड्ढा खोदेगी, अंडे देगी और उसे ढक देगी। कुछ मीटर पीछे ही एक और मादा है। मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा था। उसके ऊपर एक नर भी था, लेकिन मैं उसे अंडे देते हुए नहीं देख पाई। हाँ, हम फील्ड में जाते हैं क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि अपना हैबिटेट गंवाने के बाद बायोडाइवर्सिटी खुद को कैसे ढालती है। पिछले कुछ सालों में हमने बहुत डेटा इकट्ठा किया है। मैंने कम से कम 6 मॉनसून पश्चिम घाट में बिताए हैं। पर आखिर में ये सब कुछ एक साइंटिफिक पब्लिकेशन बन के रह जाएगा और कहीं रखा रहेगा, जो शायद 10 और वैज्ञानिक पढ़ेंगे, शायद नहीं पढ़ेंगे। ये ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचता है। इसका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है। जब तक आप इसे उन प्लांटेशन ओनर्स तक नहीं पहुंचाएंगे जो इस ज़मीन के असली रखवाले हैं, तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। The next page you can actually see. So this frog sound looks तो हमें ये इंश्योर करना है कि ये जानकारी वापस उन तक पहुंचे, और इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। उन्हें मिलजुल कर ये बता रहे हैं कि हमें क्या मिला, ताकि उनमें भी एक एक्साइटमेंट हो यहाँ मिलने वाली उन रेयर स्पीशीज़ की तरफ जो उनके ही फार्म्स में है। और ये भी देखने के लिए कि क्या हम इस लैंडस्केप की देखभाल में छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं। आपके फार्म में एक छोटा सा तालाब है, जैसा है वैसे ही रहने दो। इसके आसपास अगर झाड़ियाँ हैं, उन्हें मत काटो। इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग तो अपने घर के बाहर लिली का तालाब बनाना चाहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक छोटा सा लिली तालाब मेंढकों के लिए कितनी अच्छी जगह है।
एक साफ तेज बहता झरना जिसमें पानी का अलग अलग बहाव है, मेंढक की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्लांटेशन ओनर्स इन झरनों की इस तरह से देखभाल करें कि किनारों पे प्रभाव ना पड़े तो वो संरक्षण के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये वही झरना है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। अच्छा, ये एक अनूठा झरना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपने कुदरती रूप में है। इसमें बहुत से पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं। सही है। झरने के किनारे तक कॉफ़ी या इलायची की झाड़ियाँ नहीं हैं। इसके किनारे पर कुदरती पेड़ पौधे हैं। इससे इसके संरक्षण की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि यहाँ इतने सारे इंटरेस्टिंग मेंढक रह पाते हैं। समझ गया। आपका मतलब है हमें इसे ऐसा ही रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये कुदरती है। लेकिन ज्यादातर मेंढक तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, है ना? दरअसल वो एक बहुत अच्छे कीट नियंत्रक होते हैं। अच्छा, और टैडपोल यानी मेंढक के बच्चे भी वे झरने के तल में बैठे रहते हैं। ऊपर से गिरने वाली सारी पत्तियाँ, दूसरी सड़ी गली चीज़ें सब खा जाते हैं, जिससे पानी साफ रहता है। हाँ, ये मेंढक जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो ठीक उस पत्थर के नीचे है। हम ऊपर जाएंगे। ये एक बड़ा नाइट फ्रॉग है और वहाँ बैठा है। आपको उसके अंडे दिख रहे हैं? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और हमें अपनी सभी स्टडी साइट्स में से सिर्फ 2 प्लांटेशंस में ये दिखा है। ये बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि इन्हें ऐसे स्वच्छ जंगल जैसे झरने चाहिए जो ज़्यादातर प्लांटेशंस में नहीं होते, और वो एक खास ऊंचाई के ऊपर नहीं जा सकते। नर मेंढक अपनी एक पत्थर की गुफा में बैठता है। वो उसका इलाका है, उसका राज्य है। वो बस आवाज़ लगाता रहेगा और इंतज़ार करेगा। अगर मादा को दिलचस्पी होगी तो वो आएगी, उसके साथ संगम करेगी। फिर वो हाथों के बल एक पूरा हैंडस्टैंड करेगी। इस उल्टी पोजीशन में पूरा बॉडी वेट उसके हाथों पर होगा और वो गुफा की छत पे अंडे देगी। नर वहां बैठ के अंडों की रखवाली और देखभाल करेगा जब तक अंडों से बच्चे निकलने को तैयार ना हो। लेकिन वो वहां बैठकर आवाज़ लगाना भी जारी रखता है, इस उम्मीद में कि कोई दूसरी मादा आ जाए और यही प्रक्रिया दोहराई जाए। प्लांटर से मिलकर मुझे हैरानी होती है। मैं अक्सर ये सोचकर जाती हूँ कि ये उनकी रोजी रोटी है, तो ये उनके लिए सिर्फ पैसे का जरिया है। मेरा यहाँ आकर उनसे कहना कि हे, इन मेंढकों को देखिए और इसमें इंटरेस्ट लीजिए, उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। तो क्या लगा आपको इस मेंढक के बारे में? ये बिल्कुल अलग है। ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। ये यहाँ के दूसरे जानवरों और दूसरे मेंढकों से भी बहुत अलग है। मुझे हैरानी होती है कि कितनी बार मुझे लोगों में जिज्ञासा, एंगेजमेंट और इंटरेस्ट देखने को मिलता है। वो और सीखना चाहते हैं और अक्सर ये भी जानना चाहते हैं कि वो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अकूस्टिक मॉनिटरिंग के साथ साथ इसकी तुलना हम मॉनसून से कर रहे हैं, जो मेंढकों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम पश्चिमी घाट कब आते हैं? पहली बारिश में। और हम मेंढकों को आखिरी बार कब देखते हैं? आखिरी बारिश के ख़त्म होने तक। वो मॉनसून में यहाँ होते हैं और लिटरली मॉनसून के साथ ही उनका जीवन चलता है और उनके लिए बहुत ज़रूरी है। होता यह है कि झरनों और तालाबों में रहने वाले मेंढक थोड़े पानी से भी काम चला लेते हैं, और ये उस साल भी ब्रीड कर पा रहे हैं जब बारिश बहुत कम हुई हो। इंटरेस्टिंग बात है कि बुश फ्रॉग्स ऐसे मेंढक हैं जिनके टैडपोल्स नहीं होते। वो सीधे ज़मीन पर अंडे देते हैं, आमतौर पे पत्तियों के ढेर के नीचे मिट्टी में। जब अंडे फूटते हैं तो उनमें से टैडपोल्स नहीं बल्कि सीधे छोटे मेंढक बाहर आते हैं। हैरानी की बात है कि इस ग्रुप पे मॉनसून का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि मॉनसून ज़मीन को गीला रखता है, हवा में नमी बनाए रखता है, और अगर ये नमी भी ना हो, एकदम सूख जाए, तब वो जिंदा नहीं रह सकते। भारत में करीब 5% संरक्षित क्षेत्र हैं। पश्चिम घाट में ये ज़्यादा है, लगभग 9%। लेकिन इसके 30% से ज़्यादा हिस्से पे प्लांटेशंस हैं। एक बहुत बड़ा एरिया है जो पेड़ों से ढका है, पर इसकी देखभाल वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं बल्कि फसलों के लिए की जाती है।
पर उसका मतलब ये नहीं कि वो वाइल्ड लाइफ सपोर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें चाहिए कि संरक्षित क्षेत्रों से जो लाभ मिलते हैं ये प्लांटेशंस उसे बढ़ावा दें। क्योंकि ये प्लांटेशंस एकदम संरक्षित क्षेत्रों से लगे हुए हैं, ये भी ध्यान देना होगा कि इन्हें लंबे समय तक बनाए रखना जरूरी है, और मुझे लगता है हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब आपके पास ऐसे जटिल लैंडस्केप्स जिसमें जंगल, लोग, समुदाय और प्लांटेशंस सब साथ में हों, तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम एक बहुत ही विविड सिस्टम के बीच रह रहे हैं। मैं जो काम करती हूँ उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जितनी भी जानकारी इकट्ठा करते हैं मैं उसे वापस प्लांटर्स के पास लेकर जाती हूँ, उनसे बातचीत कर सकती हूँ, उनके साथ मिलकर काम कर सकती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि इस लैंडस्केप में कुछ पॉजिटिव बदलाव आएँ ताकि हम एक सस्टेनेबल जीवन जी सकें। चाहे इंसान हो या मछलियाँ, सांप, मेंढक, कीड़े, पौधे, सब साथ साथ रह सकें। आज क्लाइमेट चेंज के दौर में ये और भी ज़रूरी हो गया है, और इसमें मेरा रिसर्च अगर थोड़ा भी योगदान दे सके तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है।